हिंदी में टेंसेस को आसानी से कैसे समझाया जाए। हिंदी में हम भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल कहते हैं टेंसेस को। तो हम समझते हैं कि टेंसेस शायद 3 प्रकार के इंग्लिश में भी होते हैं। दरअसल इंग्लिश में टेंसेस 12 प्रकार के होते हैं। तो ये 12 प्रकार के टेंसेस क्यों होते हैं, इसका अनुवाद करेंगे तो क्या बनता है, और हम अगर डेली लाइफ सिचुएशन में इसको यूज करें तो कैसे करें। इस वीडियो में सरलता के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ आपको ना सिर्फ हम समझाएंगे बट इतना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे कि आप डेली लाइफ में इन 12 टेंसेस को यूज कर सकेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। एक हिंदी स्टूडेंट को बेशक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनाना ही हमारा अल्टीमेट गोल है। इसलिए केविन स्पोकन इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कीजिए ताकि आप ये एक्सेलेंट इंग्लिश वीडियोस मिस ना करें। तो ये क्लास शुरू होने से पहले एक छोटा सा मेमोरी टेक्निक मैं आपसे करवाना चाहता हूँ। इस मेमोरी टेक्निक की सहायता से आप उन 12 टेंसेस को आसानी से याद रख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। मैं आपको एक नंबर बताऊंगा या स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिखाई देगा। आपको उसको जहन में रखना है पर बोलना नहीं है। जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ 2, तो आप सिर्फ 2 को याद रखिए। 2 को बोलिए मत, अपने दिमाग में भी मत बोलिए, जस्ट द नंबर 2। अभी मैं दूसरा नंबर बोलूंगा 4। तो जब मैंने 4 बोला, आप 4 भी मत बोलिए, पर जब मैंने 4 बोला आप अपने दिमाग में बोलिए 2 4। अभी मैं तीसरा नंबर बताऊंगा 7। तो जब मैंने 7 बताया आपको पहले से शुरू करना होगा 2 4 7। तो अभी तो 3 नंबर्स हो चुके हैं ऑलरेडी। लेट्स कंटिन्यू। अगला नंबर है 8। गुड। तो मैं समझता हूं कि आपने शुरू से पूरा नंबर्स माइंड में रिपीट किया। अगला नंबर है 1। अगला नंबर है 1। अगला नंबर है 6। अगला नंबर है 8। तो अभी आप पूरा नंबर बाहर बोल सकते हैं शुरू से। तो इस टेक्निक को कहते हैं इंटरकनेक्ट। इंटरकनेक्ट का मतलब है कि दरअसल हमारा ब्रेन का कैपेसिटी याद रखने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम सिर्फ एक चीज़ याद रखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि समझिए हम स्कूल में मीनिंग्स याद रखते हैं, तो हम एक शब्द देखते हैं और उसका मीनिंग याद रखने की कोशिश करते हैं। पर इंटरकनेक्ट ये कहता है कि एट अ टाइम हमारा दिमाग 7 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को याद रख सकता है। तो हम एक नंबर नहीं, हम 7 नंबर्स एक ही साथ याद रख सकते हैं, पर हम गलती ये करते हैं कि हम सिर्फ एक बार सिर्फ एक याद रखने की कोशिश करते हैं और हमको ऐसा लगता है कि हमारा मेमोरी कमज़ोर है। दरअसल हर एक का दिमाग बहुत पावरफुल होता है, पर हम उसको सही ढंग से यूज़ करें तो हम किसी लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश का ये जो 12 टेंसेस हम सीखने वाले हैं वो भी आसानी से सीख सकते हैं, और उसका डेली लाइफ में किस तरह प्रयोग करें ये भी हमको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। खैर, अभी तो आपने ये नंबर याद रखने का टेक्निक यानी इंटरकनेक्ट समझ लिया। इसी प्रकार अब हम 12 टेंसेस के जो सेंटेंसेस है उसको हम याद रखने की कोशिश करेंगे। तो क्यों? समझ एक चीज़ होती है और इस्तेमाल करना एक चीज़ होती है। समझ या इस्तेमाल करने से पहले हमको उसको याद रखना चाहिए। अगर हम किसी चीज़ को जानते ही नहीं हैं तो उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इसीलिए अगर हमारे मेमोरी में ये 12 टेंसेस सही ढंग से स्टोर्ड है तो
जब भी सिचुएशन आएगा हम अपने आप इन टेंसेस को सही ढंग से यूज करना समझ जाएंगे। मैं आपको 12 टेंसेस यहाँ स्क्रीन पे दिखाऊंगा। आपका काम है कि जब मैं एक सेंटेंस दिखाऊंगा उसको सिर्फ देखिए, जहन में रखिए, पर बोलिएगा नहीं। पर जब मैं सेकंड सेंटेंस दिखाऊंगा तो पहले और दूसरे सेंटेंस एक साथ बोलना पड़ेगा। जब मैं तीसरा सेंटेंस दिखाऊंगा देन 1 2 3। जब मैं चौथा सेंटेंस दिखाऊंगा सो 1 2 3 4। जब फिफ्थ वन दिखाऊंगा सो 1 2 3 4 5। सिक्स्थ वन 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार हम एंडिंग तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 12 टेंसेस हम पहले याद रखेंगे। उसके बाद मैं अनुवाद कैसा करेंगे बताऊंगा और इसको डेली लाइफ में किस तरह सिचुएशन में यूज करेंगे एग्जाम्पल्स समेत मैं आपको समझाऊंगा। शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है आई ईट। पहले आप आई ईट को याद रखिए, बोलिएगा मत, बस स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है आई ईट, सिर्फ आई ईट आप देखिए। नेक्स्ट वन आई एट। जब मैं आपको आई एट दिखाया तो इमीडिएटली तुरंत आप आई ईट उसके बाद आई एट बोलिए। ये पूरा दिमाग में चल रहा है, मुंह इस्तेमाल नहीं करेंगे आप, हम लास्ट में करेंगे ओरल एक्टिविटी, पूरा दिमाग में। तीसरा आई विल ईट, तो तुरंत आप बोलिए आई ईट, आई एट, आई विल ईट। 1 2 3, सिर्फ 3 नहीं, 1 2 3। आपको लगता होगा सर हमें इसका मतलब क्या है, इसको यूज़ कैसा करना चाहिए। ये अभी फ़िलहाल आप इसके बारे में मत सोचिएगा क्योंकि आगे मैं ये सब समझाऊंगा। फ़िलहाल आपका काम सिर्फ इंटरकनेक्ट टेक्निक को यूज़ करते हुए इन सेंटेंसेस को याद रखना है। आई ईट, आई एट, आई विल ईट। फोर्थ वन आई एम ईटिंग, तो तुरंत बोलना है, मेरे साथ बोलिए I eat, I ate, I will eat, I am eating. Next sentence, I was eating. शुरुआत से I eat, I ate, I will eat, I am eating, I was eating. Next one, I will be eating. इस बार be जुड़ गया will के साथ। So, I eat, I ate, I will eat, I am eating, I was eating, I will be eating. मैं जब भी बोलूँगा मेरे साथ बोलिए, आपको ये दिमाग में करना है। जब तक हम 12 कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आप ओरली आप ये सब नहीं करेंगे, ठीक है। ये पूरा दिमाग में चल रहा है, ओके। आर यू हैविंग फन? अभी आधा हो गया है, राइट। ये इंटरकनेक्ट का ये मज़ेदार बात है कि यू एक्चुअली एन्जॉय मेमोराइजिंग। आपको मज़ा आता है इस तरीके से एंजॉय करने में। एक दिमागी टेंशन जो चल रहा है अभी आपके दिमाग में कि अगला सेंटेंस क्या आएगा और मुझे शुरुआत से याद रखते हुए बोलना चाहिए, दैट इज़ द प्रोसेस जहां आपको दिमाग में ये लाइफ लॉन्ग रह जाता है और इस प्रक्रिया में आपको भी मज़ा आता है, ओके। सो आई होप यू आर एंजॉइंग सो फार। नाउ 7th सेंटेंस, आई हैव ईटन। तो मेरे साथ दिमाग में कीजिएगा शुरुआत से, आई ईट, आई एट, आई विल ईट, आई एम ईटिंग, आई वॉज ईटिंग, आई विल बी ईटिंग, आई हैव ईटन, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, आई हैड ईटन। शुरुआत से आई ईट, आई एट, आई विल ईट, I am eating, I was eating, I will be eating, I have eaten, I had eaten. Good. Next one. I will have eaten. Will भी आया, have भी आया। I will have eaten. तो शुरू करते हैं शुरुआत से। I eat, I ate, I will eat. I am eating, I was eating, I will be eating. I have eaten, I had eaten, I will have eaten. आखिरी 3 बचे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडी?
I have been eating. तो शुरुआत से I eat, I ate, I will eat, I am eating, I was eating, I will be eating, I have eaten, I had eaten, I will have eaten, I have been eating. So अगले वाला आप तो गेस कर ही होंगे. I had been eating. शुरुआत से I eat, I ate, I will eat, I am eating, I was eating, I will be eating, I have eaten, I had eaten, I will have eaten, I have been eating, I had been eating, I will have been eating. तो I will have been eating हुआ आखिरी वाला जो मैंने फ्लो में बता दिया. तो पूरे 12 हो गए. शुरुआत से करते हैं फिर से आखिरी बार. अब तक तो याद हो गया होगा, बट स्टिल लेट्स गिव अ बेस्ट शॉट. लास्ट टाइम I eat, I ate, I will eat, I am eating, I was eating, I will be eating, I have eaten, I had eaten, I will have eaten, I have been eating, I had been eating, I will have been eating. So, इंटरकनेक्ट हो चुका है. अभी आप मेरे साथ ओरली कर सकते हैं और एक बार करते हैं. इस बार आप बाहर बोलिएगा. सो मेरे साथ लेट्स गेट स्टार्टेड. आई ईट, आई एट, आई विल ईट, आई एम ईटिंग, आई वॉज ईटिंग, आई विल बी ईटिंग, आई हैव ईटन, आई हैड ईटन, आई विल हैव ईटन, आई हैव बीन ईटिंग, आई हैड बीन ईटिंग, आई विल हैव बीन ईटिंग. तो ये बहुत आसान हो गया, क्योंकि जब याद रखना आसान हो जाता है, सिचुएशन के आने पर तुरंत हम सही व्याकरण के साथ उस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोले वो हमको अच्छी समझ हो जाती है. इसलिए हमने याद करने पर ही बहुत स्ट्रेस किया अभी तक. तो हमने ना मतलब समझा, ना एग्जाम्पल समझा, ना ही हमने अनुवाद किया, जो हम अभी करेंगे. पर फिलहाल हम बस याद रखने की कोशिश किया. एंड आई होप आपको 12 टेंसेस सही ढंग से बैठ चुके हैं दिमाग में, राइट. चलिए अब एक एक टेंस पर अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ, और मैं साथ में अनुवाद भी बताऊंगा. सो पहला वाला आई ईट. सो आई ईट का मतलब होता है कि जनरल तौर पे हमारा ये निजी जीवन में हम ये काम करते हैं, या शायद ये हमारा हैबिट्स होगा. जैसे कि आई ईट चिकन. इसका मतलब ये हुआ कि हाँ, मैं चिकन खाता हूँ, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो चिकन तो मैं खाता ही हूँ, मतलब कुछ ऐसा निकलता है. और इसका मतलब ये भी है कि शायद आई ईट चिकन डेली, मैं रोज़ चिकन खाता हूँ. आई वॉक डेली, मैं डेली वॉकिंग करता हूँ. आई गो टू जिम डेली, मैं रोज़ जिम जाता हूँ. आई वेक अप एट 6 AM. मैंने डेली नहीं लगाया, पर अगर मैं लगाता भी मतलब यही निकलता है कि शायद ये मैं रेगुलरली करने वाला हूँ. मैं रोज़ 6 बजे उठ जाता हूँ. तो यहाँ हम इस सेंटेंस को किस तरह हम बनाते हैं इसके ऊपर ज़रा गौर कीजिए. हम आई को लगाया और उसके बाद सिर्फ वर्ब जो है ईट उसको लगाया. आई ईट, आई गो, आई वेक अप, हमने बस ये लगाया. तो इस प्रकार होता है सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं इसको. सिंपल प्रेजेंट टेंसेस इस प्रकार लिखा जाता है. हम बस आई लगाएंगे और उसके बाद उसका वर्ब लगाएंगे. आई को बोलते हैं हम सब्जेक्ट. सब्जेक्ट मतलब जो उस क्रिया को करता है वो हुआ सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में आया तो उसको सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं. और कहाँ इस्तेमाल करते हैं? डेली हैबिट्स, रेगुलर एक्टिविटीज बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं. सो ये हुआ पहले वाला. अब दूसरा वाला आई एट. पहले इसका स्ट्रक्चर पर ध्यान देते हैं. तो आई सब्जेक्ट, एट जो हुआ वर्ब है, क्रिया है, पर ये पास्ट फॉर्म में है. तो अगर हम सब्जेक्ट के बाद केवल क्रिया को पास्ट फॉर्म में रखते हैं तो उसको बोलते हैं सिंपल पास्ट.
तो इसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं? इसको वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ केवल अतीत में कुछ एक्शन हो चुका है। उस एक्शंस को बताने के लिए हम सिंपल पास्ट चूज करते हैं। अब यहाँ हुआ आई एट, इसका मतलब हुआ मैं खा लिया था। आई वेंट, मैं गया था। आई स्टडीड येस्टरडे, मैं कल पढ़ा था। तो सिंपल एक्शंस जो अतीत में हो चुके हैं उसको बताने के लिए हम सिंपल पास्ट यूज करते हैं। इसलिए नाम से ये सिंपल है, अतीत में जो हुआ उसको बस बता रहे हैं। अब नेक्स्ट वन हुआ सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर में है आई विल ईट। आई विल ईट का मतलब है मैं आकर खाऊंगा या शायद मैं कल खाऊंगा। मतलब एक्शन तो अभी हुआ नहीं, तो इसका दो मतलब निकल सकता है इंग्लिश में। एक बोलते हैं इमीडिएट फ्यूचर और दूसरा होता है फ्यूचर। इमीडिएट फ्यूचर का मतलब मैंने बोला हाँ ठीक है मैं आके खाता हूं, पर अभी मैंने खाना शुरू किया नहीं, पर मैं आके खाऊंगा, इसको बोलते हैं इमीडिएट फ्यूचर। दूसरा हुआ अच्छा मैं कल आके मिलूंगा, तो कल आके मिलूंगा ये कल होने वाला है, तो ये फ्यूचर में होने वाला है। तो जब विल आता है इसके दो मतलब हो सकता है, एक इमीडिएट फ्यूचर, दूसरा फ्यूचर। तो जब हम कहते हैं आई विल ईट, इसका मतलब अगर इमीडिएट फ्यूचर के दौरान देखा जाए तो इसका मतलब है माँ ने मुझे बुलाया खाने को, तो मैं बोल रहा हूं ओके आई विल कम एंड ईट, मतलब मैं आके खाऊंगा। कब? शायद तुरंत, बट फिर भी वो इमीडिएट फ्यूचर में हो रहा है। अगर मैं बोल रहा हूं आई विल मीट यू टुमारो, तो यहां भी विल शब्द का इस्तेमाल हुआ, पर मैंने बोला टुमारो, सो मैं कल मिलूंगा, तो ये हुआ सिंपल फ्यूचर। सो इमीडिएट फ्यूचर या सिंपल फ्यूचर के केसेस में हम विल शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और इस टेंस का पूरा नाम है सिंपल फ्यूचर। सिंपली हम ये बता रहे हैं कि कल या इमीडिएटली हम कुछ काम करेंगे, तो ये हुआ सिंपल फ्यूचर। इसका स्ट्रक्चर ये है कि हम सब्जेक्ट रखेंगे आई, उसके बाद विल, क्योंकि वो विल ही पहचान दे रहा है इस सेंटेंस को कि ये सिंपल फ्यूचर है, तो विल तो लगाएंगे ही। सो आई विल ईट, आई विल गो, आई विल कम, मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा। तो सरलता में हमने कुछ ऐसा बोल दिया, पर मतलब यह है कि शायद मैं आके अभी खाऊंगा या शायद कल खा सकता हूं। हाँ ठीक है मैं जाऊंगा, मतलब आई विल गो। कब? तुरंत या शायद कल, पर दोनों सिचुएशंस में हम बोलेंगे हाँ मैं जाऊंगा, हाँ मैं खाऊंगा, इस प्रकार। तो अनुवाद पे ध्यान देते हैं। आई ईट, मैं खाता हूं। आई एट, मैं खाया था। आई विल ईट, मैं खाऊंगा, तुरंत या कल। तो पहले तीन के अनुवाद हो चुके हैं। उम्मीद है रखता हूं कि अब तक आपने इन तीन टेंसेस को अच्छी तरह से समझ लिया, यूसेज समझ लिया और अनुवाद भी समझ लिया। नेक्स्ट तीन पर फोकस करते हैं। पहला वाला है आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं का मतलब हुआ आई एम ईटिंग। सो मैं खाता हूं, मैं खा रहा हूं, इन दोनों में अंतर क्या हुआ? आई एम ईटिंग को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। कंटिन्यूअस इसलिए क्योंकि इसमें ING लगा हुआ है वर्ब को। वर्ब है ईट, पर ईट को लगा हुआ है ING, तो इसका मतलब है कि ये एक्शन कंटिन्यूअसली चालू है। पर जब मैंने एम लगाया तो इसका मतलब है ये एक्शन चालू है, पर अभी चालू है, प्रेजेंट में चालू है। एम बता रहा है कि ये प्रेजेंट में चालू है। तो आई एम ईटिंग का मतलब इसलिए हुआ मैं खा रहा हूं। अब जब भी मैं बोल रहा हूं आई एम ईटिंग, इसका मतलब है जब मैं बोल रहा हूं तब भी मैं खा रहा हूं। लेकिन जब हम कहते हैं आई ईट, जो कि सिंपल प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि मुझे चिकन खाने की आदत है। आई ईट चिकन, आई ईट बनानास, आई ईट पिज्जा। इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्शन हो रहा है, वहां एक्शन हो ही नहीं रहा है। सिंपल प्रेजेंट में एक्शन हो ही नहीं रहा है, वहां सिर्फ हम बता रहे हैं कि ये हमारा रेगुलर हैबिट हो सकता है।
तो इसलिए इसको हम सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक्शन हो रहा है। तो अगर आई एम ईटिंग का मतलब है मैं खा रहा हूं, तो आई वॉज ईटिंग, नेक्स्ट वन, आई वॉज ईटिंग का मतलब क्या हुआ? आई वॉज ईटिंग का मतलब हुआ मैं खा रहा था तब। तो इसमें एक तब लगेगा, इस तब को हम इंग्लिश में व्हेन कहते हैं। सो आई वॉज ईटिंग, मैं तब खा रहा था। कब? तब माने शायद जब टीचर पढ़ा रहे थे, जब डैडी आ रहे थे, तब मैं खा रहा था। तो इधर दो एक्शंस हो रहे हैं। आई वॉज ईटिंग व्हेन डैड केम, जब पापा आए थे तब मैं खा रहा था। तो एक एक्शन जो है सिंपल पास्ट में है, पर जब वो एक्शन हुआ तब कुछ और एक्शन कंटिन्यूअसली हो रहा था। जब पापा आए थे तब तो मैं खा रहा था, तो ये कंटिन्यूअस था, इसलिए इसको लगा आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था तब। ये तब अब हो गया, मैं जब पापा आ रहे थे तब मैं खा रहा था, जब टीवी चालू था मैं खा रहा था, जब वो लोग आए थे तब मैं पढ़ रहा था। आई वॉज रीडिंग व्हेन दे केम। तो पास्ट कंटिन्यूअस में दो एक्शंस का प्रयोग होता है, एक इस प्रकार कहते हैं, दूसरा सिंपल, जैसे कि व्हेन डैड केम, व्हेन दे केम, ये सिंपल पास्ट में लगा। पर जो एक्चुअल एक्शन हो रहा है, जो कंटिन्यूअस में हो रहा है, उसको हम वॉज लगाएंगे और आईएनजी लगाएंगे। आई वॉज ईटिंग व्हेन डैड केम, आई वॉज स्टडीइंग व्हेन दे केम। जब पापा आए थे मैं खा रहा था, जब वो लोग आए थे मैं पढ़ रहा था। नेक्स्ट वन, आई विल बी ईटिंग। आई विल बी ईटिंग का मतलब है कि फ्यूचर में कुछ कंटिन्यूअस में करते रहूंगा। जैसे कि आई विल बी ईटिंग, अब मैं सेम एग्जाम्पल लिया पर मैंने विल भी लगाया। आई विल बी ईटिंग, यहां भी तब, मैं कल खाते रहूंगा। कब? जब क्लास होते रहेगा तब मैं खाते रहूंगा। कल जब क्लास चालू है तब मैं खाता रहूंगा। आई विल बी ईटिंग व्हेन द क्लास हैपेंस। आई विल बी ईटिंग व्हेन द टीचर टीचर्स। कल जब टीचर पढ़ा रहे होंगे तब मैं खाता रहूंगा। तो एक एक्शन कल होगा, पर जब कल वो एक्शन होगा तब मैं कुछ करते रहूंगा। तो एक कंटिन्यूअसली हो रहा है। कब हो रहा है? इस एक्शन के साथ ये कंटिन्यूअसली हो रहा है। अब फ्यूचर में एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो दूसरा एक्शन हो रहा है उसको हम सिंपल प्रेजेंट में कहेंगे। ये एक एक्सेप्शनल रूल है और इसको इसी तरह याद रखना होगा। जब मैंने बोला आई विल बी ईटिंग व्हेन द टीचर टीचर्स, मतलब टीचर जब पढ़ा रहे होंगे, तो इसको हम इंग्लिश में इसी तरह कहते हैं सिंपल फ्यूचर में, टीचर टीचर्स। तो टीचर टीचर्स दरअसल सिंपल प्रेजेंट हुआ, लेकिन हम फ्यूचर कंटिन्यूअस में जो दूसरा एक्शन है उसके लिए हम ये यूज करेंगे। अगर इसको हम सिंपल पास्ट से कंपेयर करते हैं तो हमने बोला आई वॉज ईटिंग व्हेन माय फादर केम। तो दूसरा एक्शन सिंपल पास्ट में है, पहला एक्शन वॉज ईटिंग में है। पर जब हम सिंपल फ्यूचर में आते हैं तो विल बी के बाद जो एक्शन है वो तो विल बी ईटिंग, विल बी स्लीपिंग, विल बी टीचिंग ऐसे आएगा, लेकिन जो दूसरा एक्शन है वो सिंपल प्रेजेंट में आएगा। ये रूल्स है, इसको इसी तरह याद रखना है। इसमें कुछ लॉजिक नहीं है, तो लॉजिक ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, आप कंफ्यूज हो जाओगे। इंग्लिश में ऐसे बहुत ग्रामर रूल्स है जिसमें कुछ लॉजिक नहीं है। इसको याद रखेंगे तो सरलता से समझ जाएंगे। इस भाषा के व्याकरण पर विविध भाषाओं का प्रभाव है, इसलिए ग्रामर रूल्स कहीं हम बोलते हैं कि ऐसा है, पर इसके विरुद्ध में कुछ एग्जाम्पल्स भी मिल जाते हैं। सो एक्सेप्शंस, मतलब रूल भी है पर इस रूल को तोड़ते हुए एक्सेप्शन भी है। तो ये थोड़ी अजीब ग्रामर है, तो इसको समझने की कोशिश मत कीजिए, याद रख लीजिए कि ये ऐसा है,
तो आप सरलता से समझ जाओगे। तो इसलिए सिंपल फ्यूचर होते हुए भी कुछ कनेक्शन तो नहीं है प्रेजेंट के साथ, पर सेकंड एक्शन के लिए हम सिंपल प्रेजेंट ही इस्तेमाल करते हैं। इट्स अ रूल एंड जस्ट रिमेंबर इट। सो अभी तक हमने 6 याद कर लिया। शुरुआत से एक बार अनुवाद करते हैं। आई ईट, मैं खाता हूँ। आई एट, मैं खाया था। आई विल ईट, मैं खाऊंगा। आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। आई वॉज ईटिंग, तब मैं खा रहा था। और तब के बाद जो भी संदर्भ है उसको जोड़ना है। आई विल बी ईटिंग, तब मैं खाता रहूंगा। ये जो फर्स्ट 6 सेंटेंसेस है इसको हम डेली यूज करते रहते हैं, लेकिन अगले 6 जो सेंटेंसेस है इसको भी हम हिंदी में डेली यूज करते हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि बहुत सारे लोगों को ये जो अगले 6 सेंटेंसेस है उसका अनुवाद कैसा करना, इसको किस सिचुएशन पे यूज़ करना, इसकी अच्छी समझ नहीं है। तो ये लोग ये गलती करते हैं, जब भी ये 6 सिचुएशंस यूज़ करना होता है तब वो पहले वाले 6 सिचुएशन से एडजस्ट कर लेते हैं, तभी ग्रामर मिस्टेक्स करते हैं। इसीलिए आपको ये अगले 6 सेंटेंस पे सही ध्यान देना होगा, और अगर ये आप समझ लेंगे तो बहुत आसानी से आपको टेंस से समझ में आ जाएगा, और आप वो जो कॉमन ग्रामर मिस्टेक्स जो हिंदी स्पीकर्स इंग्लिश बात करने शुरुआत में करते हैं वो आप नहीं करोगे। तो ध्यान दीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं 7th सेंटेंस को, जो है आई हैव ईटन। आई हैव ईटन का मतलब है मैं खाया था। अरे, आई एट का मतलब भी तो मैं खाया था। अब आई हैव ईटन का मतलब भी मैं खाया था। हाँ, पर इसमें एक अंतर है। हमारे यहाँ हम अतीत को अतिथि कहते हैं। 5 मिनट पहले हो या कल हो या 5 हफ्ते पहले हो या 5 साल पहले हो, हम सभी को अतिथि कहते हैं। लेकिन अंग्रेजी में रीसेंट पास्ट मतलब अभी अभी, हाल ही में, अभी अभी, इसको हम बोलते हैं रीसेंट पास्ट। जब रीसेंट पास्ट आया तो हम बोलेंगे आई हैव बता रहा है कि ये रीसेंट पास्ट है। आई हैव ईटन, और ये भी गौर कीजिए कि ये ईटन हो गया, मतलब ये तो नया शब्द निकल गया। ये ईटन कहां से आया? ईट, एट, ईटन, ये जो एन लगता है, जैसे कि ईटन, स्पोकन, थ्रोन, ब्लोन, इस तरह के शब्द को हम कहते हैं पार्टिसिपल। ये एक फॉर्म, एक रूप होता है वर्ब का, और इसका प्रयोग यहां पर होता है हैव के साथ। क्यों? क्योंकि ये रूल्स है, और रूल्स को हम क्या करते हैं? रूल्स को हम समझने की कोशिश नहीं करते हैं, रूल्स को हम सिर्फ याद रखते हैं। राइट? इंग्लिश व्याकरण कुछ ऐसे ही है। तो आई हैव ईटन का मतलब हुआ कि मैंने अभी खाया था, तो मैं अभी बोल नहीं रहा हूं। पर अगर मैं बोल रहा हूं आई हैव ईटन, मतलब इंग्लिश में अभी हुआ जस्ट नाउ, तो मैं बोलूंगा आई हैव ईटन। मैं ये भी बोल सकता हूं आई हैव ईटन जस्ट नाउ। अब तो जस्ट नाउ लगा, पर अगर मैं जस्ट नाउ नहीं भी लगा रहा हूं तो भी मतलब यही हुआ कि मैंने अभी अभी खाया था। तो मैं किसी गेस्ट से पूछ रहा हूं आपने खाना खाया? बोलेगा हाँ मैंने अभी खाया, हाँ मैंने खा लिया। तो हर कोई ये नहीं बोला कि मैंने अभी खाया, कोई ये बोलेगा हाँ मैंने खा लिया। इसका मतलब है यस आई हैव ईटन। ये एक नई बात हुई इंग्लिश में कि पास्ट और रीसेंट पास्ट को ये लोग इस तरह से भेदभाव रखते हैं। तो ये भाषा में कुछ ऐसा है, तो हमको इसको याद रखते हुए इस तरह बोलना चाहिए। आई हैव ईटन जस्ट नाउ, मैंने अभी खाया था। आई हैव रेड दिस बुक जस्ट नाउ, मैंने अभी ये बुक पढ़ा है। आई हैव टॉक्ड टू योर फादर जस्ट नाउ, मैंने अभी आपके फादर से बात किया है। तो अभी अभी जो काम खत्म हुआ उसको हम आई हैव ईटन से बोलते हैं। नेक्स्ट वन है आई हैड ईटन। इसमें लगेगा बिफोर, माने उससे पहले। तो ये उससे पहले इस तरह के सिचुएशंस को बताने के लिए ही यूज किया जाता है, लेकिन हमने हैड का इस्तेमाल किया। हैड हुआ हैव का पास्ट, और हैड के बाद भी ईटन लगा, मतलब पार्टिसिपल लगा। सो आई हैड ईटन, आई हैड ईटन बिफोर शी केम। तो गौर कीजिएगा इसमें 2 एक्शंस है, और ये अतीत में हुआ, पास्ट में हुआ। अगर पास्ट में 2 एक्शंस होते हैं तो
किसी ना किसी एक एक्शन को तो एक एक्शन से पहले होना ही है। तो एक एक्शन जो सबसे पहले हुआ उसको लगेगा हैड। जैसे कि आई केम, यू केम, मतलब हम दोनों अतीत में आए, मैं भी आया, तुम भी आए, पर कौन पहले आया? मैं आया। तो सरल शब्द में आई केम, यू केम हुआ, आई केम बिफोर यू केम, लेकिन ये गलत है। यही मैं शुरुआत में बोला कि बहुत सारे लोग ये ग्रामर मिस्टेक करते हैं। ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए कि आई केम बिफोर यू केम, ये गलत हुआ। तो इंग्लिश का रूल ये है कि पहले जो हमने आई हैव ईटन सीखा, इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। अभी हम जो सीख रहे हैं आई हैड ईटन, इसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। सो रूल ये है, आई केम बिफोर यू केम ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आई हैड कम बिफोर यू केम, पहले एक्शन को हैड लगेगा, यही है सिंपल रूल। तो ये समझ लीजिए कि आई केम बिफोर यू केम नहीं बोलना चाहिए, आई हैड कम बिफोर यू केम। तो अभी आपको लगेगा इसमें कम कहाँ से आ गया? कम इसलिए आता है क्योंकि कम का पास्ट हुआ केम, लेकिन कम का पार्टिसिपल हुआ कम। हाँ, ये क्या बात हुई? ये बात ऐसा हुई क्योंकि कम का फॉर्म्स कुछ ऐसा है, लेकिन लॉजिक क्या है? लॉजिक कुछ भी नहीं है, इसको याद रखना है। ईट को एट हुआ, एट के बाद ईटन हुआ, लेकिन कम केम हुआ, लेकिन केम के बाद पार्टिसिपल कम ही हुआ। ये विचित्र है पर कुछ ऐसा ही है, तो इसको ऐसे याद रखिए। क्योंकि कम का पार्टिसिपल कम है, हमने सीखा कि हैव, हैड और विल हैव के बाद पार्टिसिपल लगेगा, क्योंकि परफेक्ट टेंसेस में पूरे पार्टिसिपल लगते हैं। ये तीसरा वाला जो है ये पूरे परफेक्ट टेंसेस है, तो परफेक्ट में पार्टिसिपल लगेगा। कम का पार्टिसिपल हुआ कम, इसलिए आई हैड कम बिफोर यू केम, मैं तुमसे पहले आया था। अभी ईट लगा के देखते हैं। आई एट, यू एट, तो इसको बोलना कैसे है? आई हैड ईटन बिफोर यू एट, मतलब मैं तुमसे पहले खा लिया था। क्योंकि ये ईट है, दोनों सेम एक्शन कर रहे हैं, तो तुम्हारे खाने से पहले मैं खा लिया था। आई हैड ईटन बिफोर यू केम, अभी मैंने एक्शन बदल दिया, ये खाया था, ये आया था, तो क्या हुआ? तुम्हारे आने से पहले मैं खा लिया था। आई हैड ईटन बिफोर यू केम, तो ये हुआ पास्ट परफेक्ट। और एक एग्जांपल, मैं सोया था, पापा आए थे, दोनों अतीत में हुआ, पर सबसे पहले क्या हुआ? मैं सोया था, तो मैं बोलूंगा आई हैड स्लीप, राइट? तो स्लीप का पार्टिसिपल हुआ स्लेप्ट। आई हैड स्लेप्ट बिफोर फादर केम, पापा आने से पहले मैं सो लिया था। तो आसान है, इसके पहले मैंने ये किया था, तो किस प्रकार बोलोगे आप? हैड लगा के बोलोगे। पहले एक्शन को हैड लगाओ, दूसरे एक्शन को सिंपल पास्ट में बोलो, तो ये हुआ पास्ट परफेक्ट। तो यही कॉन्सेप्ट फ्यूचर परफेक्ट में भी लगता है। मतलब फ्यूचर में दो एक्शंस होंगे, राइट? तो फ्यूचर में अगर दो एक्शंस हो रहे हैं तो किसी ना किसी एक्शन को तो पहले होना ही है। जैसे कि अभी बारिश पड़ रही है, मतलब पड़ नहीं रही है पर मालूम पड़ता है कि शायद बारिश होगा। बारिश होगा और मुझे निकलना है, बारिश पड़ने से पहले मैं घर पहुंच जाऊंगा। इसको कैसा कहते हैं? क्योंकि ये फ्यूचर की बात है, तो यहाँ दो एक्शंस हो रहे हैं, एक बारिश का पड़ना, एक मेरा घर पहुंचना। पहुंचना का मतलब है रीच। तो हम क्या करेंगे? सेम कॉन्सेप्ट, जैसे कि हमने पास्ट परफेक्ट में बोला था कि दो एक्शंस अतीत में होते हैं, पहले एक्शन को हैड लगता है, तो अब इस बार दो एक्शंस फ्यूचर में हो रहे हैं और जो एक्शन पहले होगा उसको विल हैव लगेगा। अब पहुंचना, घर पहुंचना का मतलब है रीच, तो मैं बोलूंगा आई, और फ्यूचर परफेक्ट में क्या लगेगा? विल हैव लगेगा। आई विल हैव रीच्ड। क्यों रीच्ड? क्योंकि रीच का पार्टिसिपल हुआ रीच्ड। रीच, रीच्ड, रीच्ड।
अब आप पूछोगे सर ये रीच्ड भी और ये भी रीच्ड, पास्ट में भी रीच, पार्टिसिपल में भी रीच। हाँ, क्योंकि थोड़े शब्द को एन फॉर्म नहीं लगाया जा सकता। जैसे कि स्पीक को स्पोकन कर सकते हैं, ब्रेक को ब्रोकन कर सकते हैं, थ्रो को थ्रोन कर सकते हैं, लेकिन प्ले को प्लेयन नहीं कर सकते हैं। जहां एन फॉर्म पॉसिबल नहीं है वहां हम पास्ट को ही पार्टिसिपल के जैसा यूज करते हैं। सो रीच, रीच्ड, रीच्ड, प्ले, प्लेड, प्लेड, किक, किक्ड, किक्ड। सो ईडी फॉर्म ही लगेगा। तो रीच हुआ पहुंच, तो रीच्ड। तो मैं बोलूंगा बारिश पड़ने से पहले मैं पहुंच जाऊंगा। सो आई विल हैव रीच्ड बिफोर इट रेन्स। बारिश को पढ़े इट रेन्स कहते हैं, राइट। सो आई विल हैव रीच्ड बिफोर इट रेन्स, बारिश पड़ने से पहले मैं पहुंच जाऊंगा। अभी मैं दूसरा एग्जांपल, मैं रेलवे स्टेशन जा रहा हूं, ट्रेन छूट जाएगा क्योंकि मैंने देर से निकला है। तो मैं बोलूंगा नहीं नहीं नहीं, ट्रेन छूटने से पहले मैं स्टेशन पहुंच जाऊंगा। तो अभी रखते हैं, पहले क्या होना चाहिए, मुझे ट्रेन के छूटने से पहले मुझे पहुंचना चाहिए। तो फर्स्ट मुझे पहुंचना चाहिए, राइट। तो जाहिर सी बात है कि विल हैव मुझे लगेगा। तो मैं बोलूंगा आई विल हैव रीच्ड बिफोर द ट्रेन लीव्स। ट्रेन छूटने से पहले मैं पहुंच जाऊंगा। अब हिंदी में हम इसको पहले कह रहे हैं और इसको बाद में कह रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में हम ये पहले कहेंगे उसके बाद ये आएगा। आई विल हैव रीच्ड बिफोर द ट्रेन लीव्स, लेकिन हम हिंदी में कहते हैं ट्रेन छूटने से पहले मैं पहुंच जाऊंगा। तो ये पहले आया, तो यहां थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, पर कोई बात नहीं। आप सिर्फ विल हैव को समझ लीजिए, और विल हैव किसको लगेगा, जो फर्स्ट एक्शन होगा उसको लगेगा। तो मुझे लगा, तो मैंने बोल दिया आसानी से आई विल हैव रीच्ड बिफोर द ट्रेन लीव्स। कहां रीच, द स्टेशन। तो मैं ये भी बोल सकता हूं आई विल हैव रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन लीव्स। देखिए, सुनने में बहुत मजा आया कि हम बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। अरे यार, कुछ बड़ा सेंटेंस बोल दिया, लेकिन ये बहुत सरल है। क्योंकि हिंदी में हम तो ये तो नहीं बोलेंगे अरे ट्रेन छूटने से पहले मैं स्टेशन पहुंच जाऊंगा यार, तो ये कुछ बड़ा सेंटेंस नहीं हुआ, ये तो आम बात हुई। हम तो रोज बात करते हैं ऐसा। क्योंकि विल हैव को किस तरह यूज करें, हैड को इस तरह यूज करते हैं दो एक्शंस को कंपेयर करते हुए, क्योंकि इसकी समझ नहीं है। लोगों को लगता है कि ये कुछ बड़ा है, ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, और ये ग्रामर हमको समझ में नहीं आता, ये परफेक्ट वाले सेंटेंस क्या है भाई। ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत आसान है, राइट। तो हम शुरुआत से करते हैं एक ट्रांसलेशन, तो आपको अच्छी तरह समझ और याद भी हो जाएगा। आई ईट, मैं खाता हूँ। आई एट, मैं खाया था। आई विल ईट, मैं खाऊंगा। आई विल ईट, मैं खाऊंगा। आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। आई वॉज ईटिंग, मैं तब खा रहा था। आई विल बी ईटिंग, मैं तब खाता रहूंगा। आई हैव ईटन, मैंने अभी खाया। आई हैड ईटन, मैं उससे पहले खा लिया था। आई विल हैव ईटन, मैं उससे पहले खा लूंगा। आसान है, सरल है, राइट। तो अभी लास्ट थ्री आर रियली इंपॉर्टेंट एंड वेरी एक्साइटिंग। तो क्या है अगला वाला सेंटेंस, आई हैव बीन ईटिंग। इसका मतलब है कि मैंने पास्ट में खाना शुरू किया। जब मैं आई हैव बीन ईटिंग बोल रहा हूं, मैं प्रेजेंट में हूं, मैं अब बोल रहा हूं, मेरे मुंह से अब निकला, तो मतलब ये हुआ वर्तमान, राइट। मैं अब बोल रहा हूं, लेकिन खाना मैं यहां शुरू किया था। तब से लेकर अब तक मैं खा रहा हूं, मैं खाते आ रहा हूं इस दौरान। तो ये हुआ हैव बीन। हैव बीन का मतलब है अतीत में, शुरुआत होते हुए अब तक, मतलब कब तक, जब तक आदमी बोल रहा है तब तक वो एक्शन कंटिन्यूसली हो रहा है, तब बोलेंगे हम आई हैव बीन ईटिंग, मैं तब से खा रहा हूं। ये तब से हम कुछ टाइम लगा सकते हैं, जैसे कि मैं 6 बजे से खा रहा हूं, मैं 6 बजे से काम कर रहा हूं, मैं 6 बजे से पढ़ रहा हूं। आई हैव बीन ईटिंग सिंस 6 o'clock। I have been reading since 6 o'clock। तो ये हुआ कब से, तब से, कब, 6 बजे से।
कभी कभी हमको इतना देर हुआ, हम देरी पे फोकस करना चाहते हैं। जैसे कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, या मैंने टाइम का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने ड्यूरेशन का इस्तेमाल किया। मैं जब बोला कि 6 बजे, तो मैं टाइम का जिक्र कर रहा हूँ, पर अभी मैं टाइम का जिक्र नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं बोल रहा हूँ 2 घंटे से, तो यहाँ ड्यूरेशन की बात चल रही है। तो सेम सेंटेंस मैं इस तरह बोलूँगा, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। तो हैव बीन 2 प्रकार से यूज कर सकते हैं। एक, इसको सिंस लग सकता है, दूसरा इसको फॉर लग सकता है। अगर आप टाइम को बताना चाह रहे हैं तो आप सिंस यूज करोगे। आई हैव बीन ईटिंग, आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 6 o'clock। अगर आप ड्यूरेशन पर एम्फसाइज करना चाहते हैं तो आप बोलोगे फॉर, और कितना देर हुआ वो देरी लगा दीजिए। जैसे कि आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, आई हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर 2 hours। तो यहां मैं फॉर लगाकर ड्यूरेशन लगा रहा हूं। तो ये हुआ हैव बीन। मैं तब से कर रहा हूं, कब से बता दीजिए। मैं इतनी देर से कर रहा हूं, वो भी बता दीजिए, ड्यूरेशन फॉर लगाकर। नेक्स्ट वन, हैड बीन। अगर हैव बीन का मतलब हुआ कि पास्ट से प्रेजेंट तक कंटिन्यूसली एक एक्शन हो रहा है, तो हैड बीन का मतलब क्या हो सकता है? हैड बीन का मतलब भी यही है कि ये भी कंटिन्यूसली हो रहा है, क्योंकि बीन का मतलब है कुछ काल तक ये कंटिन्यूसली चल रहा था, लेकिन अतीत में। जैसे कि अभी मतलब ये वीडियो बनाने के दौरान 2019 चल रहा है, राइट? तो अभी तो 2019 है, लेकिन 1990 से लेकर 2000 तक मतलब 10 साल, ये 10 साल का शुरुआत और 10 साल का अंत दोनों भी अतीत में है। लेकिन 10 साल मतलब कुछ काल तो है, बड़ा काल है, और इस काल में कुछ कंटिन्यूसली चला, तब हम बोलेंगे हैड बीन। जैसे कि हम उस 10 साल दुबई में थे, तो दुबई में थे, तो हम बोलेंगे हम का मतलब हुआ वी हैड बीन, मतलब क्या कर रहे थे दुबई में? लिविंग। वी हैड बीन लिविंग इन दुबई फ्रॉम 1990 टू 2000। 90 से लेके 2000 तक हम दुबई में थे। 90 से लेके 2000 तक हम दुबई में थे। मतलब क्या, वहां कंटिन्यूसली कुछ एक्शन हुआ, पर शुरुआत भी खत्म, अंत भी खत्म, दोनों भी अतीत में, पर कंटिन्यूसली चला कुछ दौरान। ऐसे सिचुएशंस को हम हैड बीन लगा के कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट्स बाहर चले गए, फिर शाम में लौट कर आए, बच्चे को देखा टीवी देख रहा है, गुस्सा हुए और पूछा क्या यार, हम तो बाहर थे, आप टीवी देखते रह गए इतनी देर? तो बच्चा बोलेगा नहीं, मैंने 2 घंटे पढ़ा था, उसके बाद मैंने टीवी चालू किया। तो 2 घंटे उसने पढ़ा था, क्या जब वो बोल रहा है तब वो पढ़ रहा है? नहीं, वो तो टीवी देख रहा है, पर पढ़ा था कब? अतीत में, कंटिन्यूसली 2 घंटे। तो बोलेगा नो, आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। मतलब 2 घंटे उसने कंटिन्यूसली किया, पर कब? अतीत में, तो तब हुआ हैड बीन। तो हम हिंदी में कैसा कहते हैं? नहीं, हम 10 साल दुबई में थे, नहीं मैंने 2 घंटे पढ़ा था, सरल आसानी से बोल दिया। लेकिन इंग्लिश में हैड बीन लगा के बोलना चाहिए। हम 5 साल वसंत विहार में थे, पर अब तो प्रगति नगर में रहते हैं। इसका मतलब यह है कि अतीत में किसी 5 साल का जिक्र किया जा रहा है जब वो लोग वसंत विहार में थे, फिलहाल तो प्रगति नगर में है, तो तब हम बोलेंगे वी हैड बीन। तो सिंपली ये याद रखिए कि पास्ट में कुछ कंटिन्यूस एक्शन हुआ और उसको हम प्रेजेंट में जिक्र करते हैं, तो तब हम हैड बीन लगाकर यूज करते हैं। अब आखिरी वाला, आई विल हैव बीन। आई विल हैव बीन का मतलब है एक एक्शन पास्ट में शुरू हुआ, बोल तो रहे हैं हम वर्तमान में, क्योंकि हम सिर्फ वर्तमान में बोल सकते हैं ना, राइट? तो हम जब भी बोल रहे हैं इसका मतलब है हम वर्तमान में बोल रहे हैं, प्रेजेंट में बोल रहे हैं। एक एक्शन पास्ट में शुरू होता है, प्रेजेंट में हम उसके बारे में बोलते हैं और ये बोलते हैं कि ये एक्शन यहां से यहां तक हुआ तो हैव बीन हुआ, लेकिन यहां से आगे भी बढ़ेगा और होगा, तब हुआ विल हैव बीन। मतलब फ्यूचर में भी जा रहा है, तो हुआ
आई विल हैव बीन ईटिंग, मतलब आई विल हैव बीन ईटिंग टिल 1 o'clock, मतलब मैं शायद 11 बजे शुरू किया, अभी तो 12 हो रहा है, तो 11 से 12 में खा रहा था और 1 बजे तक भी खाते रहूँगा, तो मैं बोलूँगा आई विल हैव बीन ईटिंग टिल 1 o'clock। और एक एग्जाम्पल समझिए, मैंने 10 साल एक कंपनी में काम किया, अगर एक और महीना हो जाएगा तब 11 साल कंप्लीट हो जाएंगे, पर फिलहाल तो मैं बोलूँगा हाँ यार 10 साल हो चुके हैं, पर 10 के बाद आगे वाले महीने चल रहे हैं, सिर्फ 1 महीना बाकी है। तो अभी मार्च है, अगला अप्रैल आएगा, तो अप्रैल एंडिंग तक मेरा 11 साल हो जाएंगे, तो मैं बोलूँगा अप्रैल एंडिंग तक मेरा 11 साल हो जाएगा यार। तो इंग्लिश में ये हुआ आई विल हैव बीन वर्किंग फॉर 11 years, मैं 11 साल से काम करते आ रहा हूं, पर 11 हुआ नहीं अभी, बाय द एंड ऑफ अप्रैल। अगर अप्रैल खत्म हो जाता है तो 11 साल कंप्लीट हुए मेरे, तो मैं बोलूंगा आई विल हैव बीन। तो सिंपली ये हुआ कि तब तक, मतलब फ्यूचर में एक पॉइंट को हम रिफर करते हुए बोलेंगे तब तक मैं कंटिन्यूसली करते रहूंगा। अतीत से शुरू किया, अभी भी कर रहा हूं, तब तक करते रहूंगा। आई विल हैव बीन वर्किंग for 20 years in the school by the time you graduate, जब आपका ग्रेजुएशन खत्म हो जाएगा तब तक हमारे 20 साल हो गए होंगे, ये हुआ इसका मतलब। सो इट्स अ सिंपल वन। हिंदी में तो हम बोलते रहते हैं, लेकिन सुनने में कुछ विचित्र लगता है, अरे यार विल भी आया, हैव बीन आया, विल हैव बीन क्या खिचड़ी है, ये कुछ अजीब शब्द निकल गया, आई विल हैव बीन, लेकिन इसका मतलब कुछ भी नहीं, तब तक मैं करते रहूंगा, इसका मतलब हुआ आई विल हैव बीन। सो शुरुआत से सभी कुछ करते हैं। ट्रांसलेशन एक्सरसाइज, आई ईट मैं खाता हूँ, आई एट मैं खाया था, आई विल ईट मैं खाऊंगा, आई एम ईटिंग मैं खा रहा हूँ, आई वॉज ईटिंग मैं तब खा रहा था, आई विल बी ईटिंग मैं तब खाते रहूँगा या मैं तब खाता रहूँगा, आई हैव ईटन मैं अभी खाया था, आई हैड ईटन उससे पहले मैं खा लिया था, आई विल हैव ईटन उससे पहले मैं खा लूँगा, आई हैव बीन ईटिंग मैं तब से खा रहा हूँ, आई हैड बीन ईटिंग मैं तब कंटिन्यूसली खा रहा था, अतीत में, पास्ट में। आई विल हैव बीन ईटिंग मैं तब तक खाते रहूँगा। अगर आपको ड्यूरेशन लगाना है तो आप बोल सकते हैं फॉर 20 years, फॉर 11 years, या अगर आपको टाइम बताना है लाइक टिल 11 AM, टिल 1 AM, इस प्रकार आप टाइम भी लगा सकते हैं। तो ये हुआ 12 टेंसेस। तो ये जो आखिरी 3 है इसको हम बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो फर्स्ट 3 आर सिंपल, नेक्स्ट 3 आर कंटिन्यूअस, थर्ड वन इज परफेक्ट एंड फोर्थ वन इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबको सिंपल, पास्ट, प्रेजेंट 3 है, तो टोटल हुए 4 गुना 3 12, इसलिए 12 टेंसेस बनते हैं। तो आई होप इस वीडियो में आपको ये 12 टेंसेस क्या है इसको हमने याद किया, इसका स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर समझा, इसको एग्जाम्पल्स के साथ ट्रांसलेशन समझा, और आई होप आपको ये पूरा अच्छी तरीके से याद हो गया। हाँ, हमने इस एग्जाम्पल में ज़्यादातर ईट शब्द का इस्तेमाल करते हुए ये 12 सेंटेंसेस किया। वीडियो तो हो गया, पर अभी मैं आपको एक होमवर्क दूंगा। देखिए, एक बात समझ लीजिए, चाहे कितना अच्छा टीचर हो, चाहे कितना अच्छा वीडियो या बुक हो, जब तक छात्र अच्छा नहीं है तब तक फल तो नहीं मिलेगा, रिजल्ट तो तभी मिलेगा जब स्टूडेंट भी अच्छा निकले। तो हमने ये सिद्धांत स्कूल में फॉलो किया। अब ऐसा सोचिए, एक कक्षा में 50 स्टूडेंट्स है, शायद टीचर अच्छे हैं, हमको अच्छे टीचर मिले, नसीब वाले हैं हम कि हमको अच्छा टीचर मिले जो इस तरह हमको अच्छा समझाए स्कूल स्टेज में ही। लेकिन क्या वो पूरे 50 के 50 अच्छे फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर्स बन गए? नहीं। जिसने होमवर्क किया, मैंने किया, हमारे साथ हमारे जो भी थे छात्र उन लोगों ने किया, तो हम लोगों को इंग्लिश फ्लुएंसी जो है हम हासिल कर सकते थे बिकॉज ऑफ आवर स्कूल टीचर्स। अभी आपने ये वीडियो देखा, मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये आपको बहुत सरल और बहुत इफ़ेक्टिव था सेंटेंसेस सीखने और समझने में। तो मैं चाहता हूँ कि आप होमवर्क भी करें,
तो होमवर्क ये है कि अभी हमने आपको 12 टेंसेस समझाया, तो आप साइड में नोट्स में आप अनुवाद लिखे होंगे कि अच्छा आई ईट तो ये हुआ, आई एट तो ये हुआ। इसी प्रकार आप 20 क्रिया शब्द लीजिए। क्रिया शब्द मतलब एक्शंस। मैंने तो ईट लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि रीड, स्टडी, स्पीक, ड्रिंक, स्लीप, वेक, ऐसे 20 लीजिए और उन 20 क्रिया शब्दों का भी इसी तरह 12 टेबल बनाइए। टेंसेस टेबल बोलते हैं हम इसको। इस तरह के 12 टेंसेस टेबल बनाइए और साथ में उसका हिंदी अनुवाद भी आप लिखिए, ट्रांसलेशन आप खुद लिखिए और आप क्रिएटिव हो जाओ इस होमवर्क में। जैसे कि डेली लाइफ सिचुएशंस को लेते हुए ही आप एग्जाम्पल्स बनाओ। ये थोड़ा कठिन है, क्योंकि कठिन नहीं बोलूँगा, शायद ज़्यादा है, क्योंकि 20 टेबल्स बनाने के लिए बोल रहा हूँ। पर हाँ, बेशक कठिन तो नहीं है, आसान है, ज़्यादा है, पर हाँ ये ज़्यादा आपको करना है, क्योंकि शायद आप स्कूल स्टेज में ये मिस करे होंगे। तो अब आप ये होमवर्क कीजिए। डेफिनेटली आपको टेंसेस बहुत मजबूत हो जाएगा आपके दिमाग में, टेंसेस की समझ। तो जब आपको लगेगा अरे हाँ ये तो तब से टीवी देख रहा है, तो आप तब से लग गया आपको हैव बीन, आप बोलोगे ही हैज़ बीन वॉचिंग टीवी सिंस 6 o'clock। तो ये आ जाएगा आपको। जैसे डेली लाइफ में कुछ सिचुएशन हो रहा है, आप हिंदी में सोचोगे लेकिन आपको इंग्लिश का अनुवाद भी आ जाएगा। ये प्रैक्टिस के साथ ही आता है। आप चाहे जितना वीडियोस देख लीजिए, जितना बुक्स पढ़ लीजिए, इंग्लिश के लिए आप तमाम कोशिश कर रहे हो, पर ये केवल प्रैक्टिस करने पर ही आएगा। हमने ये सब किया। शायद आप हिंदी मीडियम से हो, इसलिए आपको ये एक्सपोजर या एक्सपीरियंस आप खो चुके होंगे, लेकिन अभी आपको एक बहुत अच्छा वीडियो आपने देखा, अच्छा एक्सरसाइज हुआ, आप इसको कंप्लीट कीजिए। तो जब आप होमवर्क करोगे ये कंप्लीट होगा। तो हम आशा रखते हैं कि आप होमवर्क भी करोगे। आई होप दिस वीडियो हैज़ रियली हेल्प्ड यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ज़रूर आपका कमेंट्स पढ़ेंगे और आपका कमेंट्स, आपका फीडबैक लेकर हम दूसरे आगे वीडियोस भी बनाएंगे जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हम सिर्फ इंग्लिश वीडियोस नहीं बनाते हैं, हम जिंदगी बदल देते हैं। आई एम वेंकट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।